नमस्कार, राज की बात में आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और आज राज की बात में हम बात करने वाले हैं देश में हो रहे कोरोना विस्फोट की। जी हां, कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और लगातार संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो आंकड़े पहले 90-95 हजार के पास आ रहे थे, जो 1 लाख का आंकड़ा पार नहीं कर रहे थे, वो आंकड़े अब 1 लाख का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही देश में पहली बार 1 लाख से भी ज्यादा कोरोना के संक्रमण के नए मामले सामने आए थे, लेकिन अब आज देश में अब तक का जो कोरोना का रिकॉर्ड है वो टूट गया है। कोरोना ने पहली बार 1,15,000 का आंकड़ा छू दिया है और यह अपने आप में बेहद चिंता का विषय तो है ही, साथ ही साथ आने वाले वक्त में आखिर क्या करना होगा इसके ऊपर भी गंभीर चिंतन की भी कहीं ना कहीं और इशारा कर रहा है। खास बात यह है कि इसको देखते हुए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर लगातार कोशिशें कर रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजधानी दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, यहां तक कि छत्तीसगढ़, हर जगह पर अपने अपने स्तर पर लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि संक्रमण को कैसे रोका जाए। लगातार टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है और टेस्टिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी लगातार जोर देने की बात की जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी नाइट लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू है, साथ ही साथ वीकेंड लॉकडाउन है। देश की राजधानी दिल्ली में भी इसको लेकर के सख्ती बढ़ा दी गई है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है 30 अप्रैल तक। पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में सख्ती बढ़ा दी गई है, वहां पर रविवार का कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो अब संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह अभी की खबर है, जहां पर 9 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक 10 दिनों का रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यह तमाम चीजें तो हैं ही, लेकिन यह अपने आप में कैसे रुकेंगी? संक्रमण फैल क्यों रहा है? आखिर दिक्कत कहां आ रही है? हर एहतियात बरतने के बावजूद आखिर मामले थम क्यों नहीं रहे हैं? यह अपने आप में गंभीर स्थिति की ओर इशारा करने वाली बात है। इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने तो यह भी इशारा किया है कि आने वाले 4 हफ्ते और ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। ऐसे में कोरोना के विस्फोट को देखते हुए आज राष्ट्र की बात में आज का सवाल है, कैसे काबू में आएगा कोरोना? इसके अलावा क्या कोरोना विस्फोट हो गया है देश में? तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जरा समझने की कोशिश करेंगे। कई तरह की बातें भी आ रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह दूसरी लहर है, नया स्ट्रेन है और यह युवाओं और बच्चों को भी अपनी जद में ले रहा है। क्या यह वाकई आने वाले वक्त में एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा है? इसके अलावा जो 4 हफ्ते तक की स्थिति गंभीर है, इसकी ओर इशारा किया गया। जरा नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा क्या था वो आपको सुनवा देते हैं। उसके बाद डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, उसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले डॉक्टर वी.के. पॉल की बात सुनिए। हम जल्द से जल्द इस पेंडेमिक की सेकेंड वेव को कंट्रोल करेंगे और हम एक पॉजिटिव लहर जन भागीदारी की बहुत जरूरी है। अगले 4 हफ्ते बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। तो हम जरा बात करेंगे और आपने सुना कि आने वाले 4 हफ्ते और ज्यादा गंभीर हैं। कई जगह पर लोग जो है वो बहुत ज्यादा लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगह पर लोगों से जब मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है तो लोग ढिलाई अभी भी बरत रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद वैक्सीन आ गई है तो अब कोरोना उनकी जान नहीं ले सकता है या फिर उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकता है। लेकिन शायद ऐसी स्थिति है नहीं। कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी ऐसे तमाम केसेस हैं जिन्हें कोरोना हो गया है। इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। उसके अलावा भी मेरे साथ कुछ और डॉक्टर्स जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। इस वक्त 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 3 गेस्ट मेरे साथ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अंकिता वैद्य हैं, वो जुड़ चुकी हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं इन्फेक्शियस डिजीज की, यानी कि जो संक्रामक रोग हैं उनकी कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा मेरे साथ हैं डॉक्टर R.K. धमीजा, जो कि प्रोफेसर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के, और वहीं मेरे साथ डॉक्टर M.C. मिश्रा भी हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के, बिहार एम्स के। चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हो। जरा डॉक्टर अंकिता, मैं सबसे पहले आपके ही पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए आप संक्रामक रोगों को बेहतर जानती भी हैं, उसकी कंसल्टेशन करती हैं। कोरोना लगातार स्वरूप भी बदल रहा है, उसको लेकर के कई तरह के भ्रम भी हैं। लोगों को लगता है कि सर्दी खांसी जुकाम है, कोरोना तो नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं, हमने अभी इस पर बात भी की थी, कि बचते हैं कि ठीक है ये तो मौसमी बुखार है, मौसमी असर है, गला खराब है। लेकिन
आम संक्रमण और कोरोना के संक्रमण को कैसे समझे आम लोग, बहुत आसान भाषा में अगर आप कुछ बता पाए। तो देखिए, अभी हम सब जान रहे हैं कि पूरे विश्व भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। तो ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपको आते हैं जो फ्लू लाइक सिम्टम्स की तरह हैं, जिसमें गले में खराश आना या पेट में कुछ ऐसा लूज मोशन होना, पेट में कुछ खिंचाव लगना या फिर खांसी होना, सूखी खांसी, कुछ लोगों को अभी वाले स्ट्रेन में ऐसा भी देखा जा रहा है कि पैरों में दर्द, सर में दर्द हो रहा है बुखार के साथ। तो कोई भी लक्षण है तो आप अपने आप को जांच जरूर कराएं। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम जांच कराते हैं तो हम आइसोलेशन में चले जाते हैं अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि आइसोलेशन ही एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस वायरस की रोकथाम को स्प्रेड करने से रोकने के लिए। जैसा हम देख रहे हैं कि कोविड की जो वैक्सीन लगी है उसके बाद भी काफी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इसके बारे में भी कुछ मैं हाईलाइट ये करना चाहूंगी कि कोविड की वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन 100% जो होता है वो इफेक्टिव नहीं होती है। तो अगर आपको लगती भी है तो ऐसा नहीं है कि 100% आप उससे प्रोटेक्टेड हैं कोविड से। दूसरा ये है कि जो वायरसेस होते हैं तो उसमें अपना एक म्यूटेशन का रेट होता है, वो अपने जीनोम में कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जिससे कि वो एंटीबॉडी से बच के भी लोगों को प्रभावित कर सके। तो इसलिए जो हम देख रहे हैं कि म्यूटेशन हो रहा है, नए स्ट्रेन आ रहे हैं कोविड के। दूसरा ये है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को हो रहा है, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। अगर ऐसे लापरवाही नहीं बरतेंगे, मास्क पहन के नहीं, लेकिन अंकिता बात यह है कि हम ये समझ रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं बच रहे हैं। मतलब एक होता ना कि शैडो में छिपना, कि ठीक है ये नॉर्मल हो सकता है कि हम तो बचपन से ही खराश होती रही है, बुखार होता रहा है, बदन में दर्द होता रहा है, लेकिन ये कोरोना तो नहीं है। हो गया अगर किसी को बाई चांस भी, तब भी वो ये मानने को तैयार नहीं होता है और टेस्टिंग से बचता है। तो वो कैसे समझे? वो ये क्लियर कट इशारा भी है क्या उसे कि नहीं, इट्स अ हाई टाइम, अब आप कम से कम टेस्ट तो करा ही लीजिए? हाँ, नहीं तो सबसे पहली चीज तो ये सीजन नॉर्मल फ्लू वायरस का बिल्कुल भी नहीं होता है। जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो फ्लू ज्यादातर सर्दियों में होता है। तो अभी फ्लू लाइक लक्षण अगर आपको आ रहे हैं जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या दस्त लगना, पेट में मचोड़े उठना, कुछ ऐसा अगर आपको लक्षण आ रहा है तो आपको जरूर टेस्ट कराना है। तो टेस्ट कराने से ही आपको पता चल सकेगा कि कोविड है और आप आइसोलेशन में जाएंगे और उस हिसाब से अपने आपको मॉनिटर करेंगे। ऑक्सीजन लेवल, बुखार, दवाइयां जो भी है इसकी आप शुरू कर सकते हैं। टाइमली रहते हैं, आपका प्रॉपर इलाज हो सकता है और दूसरों को स्प्रेड नहीं करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपना टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपको जरा सा भी ऐसा लक्षण लग रहा है, नए स्ट्रेन में ये भी देखने को मिल रहा है कि सर में दर्द है, लोगों को पैरों में दर्द हो रहा है, बॉडी एक ज्यादा देखने को मिल रहा है नए वाले स्ट्रेन में। तो अगर हल्का बुखार के साथ कुछ बदन में दर्द है तो भी अपना टेस्ट जरूर कराएं कोविड का। ठीक है, तो कम से कम आप ये इशारा कर रही हैं कि अगर अभी कुछ इस तरह की दिक्कत हो रही है तो आप इसे कम से कम नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम तो ना समझें। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर। देखिए, कई तरह की बातें हो रही हैं, ये जो अभी प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो कितने इफेक्टिव मेजर्स हैं? नाइट लॉकडाउन जब लगाया जाता है ना, तो आम लोगों के मन में यही एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कोरोना रात में ही निकलता है, दिन में नहीं? नहीं, इसका पर्पस ये है, रात में लोग गैदरिंग करते हैं, पार्टीज करते हैं, लेट नाइट पार्टी होती है होटलों में, रेस्टोरों में, और जहाँ पे भी आप देखिए होगा, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, ये संक्रमण जरूर फैलता है। चाहे घर पे डाइनिंग टेबल पे करें, चाहे की डाइनिंग टेबल पे करें, चाहे गैदरिंग्स में करें, चाहे विवाह में करें और किसी पार्टी में करें। इसलिए रात का दिन में करने से लोगों को असुविधा ज्यादा होती है। लेकिन अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो फिर वो भी करना पड़ सकता है। अगर लोग नहीं मानेंगे तो इसमें रेस्ट्रिक्शन तो कुछ ना कुछ कहीं से शुरू करना ही पड़ेगा। उसका असर देखना पड़ेगा, क्या उससे संक्रमण की गति में कुछ धीमापन आ रहा है, थम रही है कि नहीं थम रही। अभी तक तो थमते हुए दिख नहीं रही है, क्योंकि प्रतिदिन 10,000 केसेस पर ऐड हो जा रहे हैं। जो भी नंबर हमारा था 10,000 से अब पिछले 3 हफ्तों में और 1.25 लाख केस हो गए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी, चाहे सीमित लॉकडाउन करें, क्लस्टर्स में। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अभी हम बहुत ज्यादा हार्ड स्टेप लेने की कंडीशन में नहीं है शायद, क्योंकि हमने लॉकडाउन की स्थिति देखी है, उसका असर तो हुआ था, लेकिन उसके जो डिमेरिट्स थे वो भी कहीं ना कहीं देश अभी तक जो है भुगत रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब आपके पास, लेकिन डॉक्टर सुरेश कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार, आपका भी बहुत स्वागत है और मैं सीधा आपके पास आना चाह रहा हूं सर कि दिल्ली की तरह स्थिति आप बताइए सर।
जरा दिल्ली में क्या स्थिति है? 5100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन सर क्या ये ऐसा है कि आने वाले वक्त में अब हम कम से कम कुछ मामलों में कमी पाएंगे या फिर हमें और ज्यादा कड़े स्टेप्स उठाने पड़ सकते हैं राजधानी दिल्ली में भी जो आप देख रहे हैं स्थिति? धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोग इस तरह से ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल में नहीं हो रहा है, इस तरह से लोग काफी लापरवाह हो गए हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क का पालन कर रहे हैं, और वैक्सीन का अभी जो कवरेज है वो 6% के लगभग है। आप देखिए कि अभी मैडम बता रही थी कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट डोज लगी वैक्सीन के बाद भी आपको कोविड हो रहा है, और जो संख्या है नए केसेस की वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि 1, वी आर नॉट फॉलोइंग द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। नंबर 2, द वायरस इज वेरी स्मार्ट। वायरस जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जो उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करता रहता है, जिससे कि इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो और तेजी से फैल सके। तो ये जो वायरस है इसका जो रचना है उसमें तब्दीली आ गई, और लोगों के बिहेवियर में भी तब्दीली आ गई, क्योंकि वो अब सोच रहे थे कि आपका कोरोना ठीक हो गया। पर पिछले 1-2 वीक से आपने दिल्ली में देखा कि लगातार तेजी से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि अभी 1-2 हफ्ते संख्या बढ़ सकती है कोरोना केसेस की दिल्ली में। लेकिन सर पहले जो हम, क्योंकि अब तो हमको ये मान लेना होगा कि ये दूसरी लहर है, अब हम इफ और बट से अलग बढ़ करके कम से कम ये बात करें कि ये पूरी तरह से दूसरी लहर है कोरोना की। लेकिन क्या पहली लहर में जो कोरोना लोगों को हो रहा था वो ज्यादा खतरनाक था, ज्यादा ऐसा था कि लोगों की जान ले रहा है? क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस बार इन्फेक्शन तो तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये डेथ रेशियो बढ़ाने वाला नहीं है बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ है क्या? हमने पिछले जो 1 वीक के डाटा हैं वो एनालाइज किए। हमने एक देखा कि पहले जो हमारे पास पेशेंट इन्फेक्ट होकर आ रहे थे वो 60 साल 65 साल या वो लोग थे जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक, रीनल फेलियर उसके साथ कोरोना लेके आए थे लास्ट ईयर, और उनकी ज्यादातर लोगों की कॉम्प्लिकेशन हुई और डेथ रेट उनमें ज्यादा देखी गई। इस बार हम देख रहे हैं कि 60 साल से कम उम्र वाले जो व्यक्ति हैं, 45 साल से भी कम उम्र वाले हैं, यंग, इवन हमने देखा कि 8 महीने का बच्चों में भी 3 बच्चे कल हमारे यहाँ एडमिट हुए। पहले बच्चे बहुत रेयरली इन्फेक्ट होते थे कोरोना वायरस से, पर अब यंग और छोटे उम्र के बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। और जो मोर्टेलिटी है डेफिनेटली पहले से कम है। लास्ट ईयर क्योंकि बीमारी नहीं थी, ज्यादा लोगों को प्रोटोकॉल्स भी इतने विकसित नहीं थे, और दवाइयां और प्लाज्मा थेरेपी भी बाद में आई, तो इसलिए शुरुआत में डेथ ज्यादा हुई। और अब तो क्योंकि हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए ट्रीटमेंट को लेकर, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा प्लाज्मा थेरेपी है, और यदि पेशेंट को हम टाइमली ऑक्सीजन दे देते हैं तो पेशेंट की जान बच जाती है। तो अब डेथ इसलिए कम हो रही है क्योंकि वी आर नाउ मोर एक्सपीरियंस्ड, वी हैव गुड प्रोटोकॉल्स, वी हैव ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल विद अस, एंड लास्टली वैक्सीन इज आल्सो गिवन टू मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर एंड टू द पीपल मोर देन 60 इयर्स, एंड एट द सेम टाइम जो 45 साल की उम्र के व्यक्ति जो भी वैक्सीन लेने जा रहे हैं उसमें जो सीवियरिटी है, डिजीज की सीवियरिटी है वो बहुत कम हो गई है। वैक्सीन के बाद जो इन्फेक्शन होता है तो एक चीज तो निश्चित है कि उसमें आपका जो प्रोटेक्शन लेवल है काफी हद तक बहुत ही अच्छा रहता है, और जो कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें डेथ जो है कोरोना की वजह से नहीं हो रही है। ओके, ठीक है। ये कम से कम जो ये आप इस स्टडी की बात कर रहे हैं या जो ये एक पॉइंट आ रहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी राहत वाली बात तो है, लेकिन अगर एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं तो वाकई स्थिति चिंताजनक तो है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, अभी देखिए डॉक्टर सुरेश साफ तौर पर कह रहे थे कि अब जो है वो बहुत बहुत स्मार्ट है, ये वायरस बहुत तेजी से बदल रहा है स्वरूप भी, और कम से कम भारत में तो अभी बिलो 45 ईयर्स 45 साल से कम या फिर बच्चों में बहुत ज्यादा हो नहीं रहा था। अभी जो संक्रमण बच्चों में आ रहा है उसके लक्षण भी थोड़े से बदले हुए हैं कि शायद लोगों को उल्टियां हो रही हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं। ये जो बच्चों में इन्फेक्शन होना या फिर 45 साल से कम लोगों के अंदर भी इन्फेक्शन पहुंचना, ये स्थिति को गंभीर नहीं करता है। भले ही मोर्टेलिटी रेट थोड़ा कम हो अभी, लेकिन ये अगर म्यूटेट कर रहा है तो आने वाले वक्त में ये अपनी गंभीरता को बढ़ा भी सकता है। हाँ, नहीं, ये तो बात जरूर है। देखिए, ओरिजिनल कोरोना वायरस था, उसकी अगर आप देखें
8.5% बच्चों में वो भी होता था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0 था बच्चों में। ठीक बात है। इसमें अभी स्कूल खोल दिए गए, उस समय लॉकडाउन पूरा था, बच्चे बिल्कुल घर पे 1 साल से घर में थे। ऐसे बच्चों ने भी बाहर जाना शुरू किया और मिक्सअप शुरू हुआ उनका, तो उनमें भी संक्रमण देखने में आने लगा। ये जरूर है कि यंगर एज ग्रुप में नहीं होती बीमारी में भी कुछ लोगों की गंभीर है यंगर एज ग्रुप, लेकिन बहुत कम। तो और ये जो जीआई सिम्टम आप कह रहे हैं, जो पाचन तंत्र से संबंधित जो लक्षण है, वो पहले भी थे। डायरिया होता था, और अब चूंकि गर्मी है और अगर थोड़ा सा भी नौजिया, वायरल फीवर में नौजिया, थोड़ा वॉमिटिंग, कोई अस्वाभाविक नहीं है। तो ये कहना कि ये नए लक्षण नहीं है और थोड़ा सा डिहाइड्रेशन उसके साथ हो जाता है, वो भी सामान्य बात है। अगर हो भी तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसलिए या तो पिछले वर्ष में आपको याद होगा कि अप्रैल में ही ये लक्षण आ गया था, और ये माना जा रहा था, अभी भी मानते हैं, जैसे किसी के लॉस ऑफ स्मेल है या किसी को जीआई से हुए हैं, तो उसमें कोविड की बीमारी बहुत गंभीर नहीं होती है। ये लोगों ने आंकड़ा एनालाइज किए, केसेस में मॉर्टेलिटी को रिलेट किया सिम्टम से। और यही तो गलती है, यही तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जा रही है कि अगर कोई इसको लाइटली लेने लगे, वहीं से खतरा बढ़ता है। लेकिन डॉक्टर आर के धमीजा, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा लेट आपके पास आ पा रहा हूं, लेकिन मैं आपके पास आना चाह रहा हूं फिलहाल। डॉक्टर धमीजा, मैं वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आप तो इसको लेकर के आर्टिकल्स भी बहुत प्रोएक्टिव हैं कि हमारे वहां जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उसको लेकर के आप कई, मैंने देखा है कि पेपर्स में आपके आर्टिकल भी छप रहे हैं। क्या वैक्सीनेशन की ड्राइव बिल्कुल सही तरीके से हिंदुस्तान में चल रही है? और अगर चल रही है तो फिर इसमें कितना ज्यादा लोगों को मुतमईन होने की जरूरत है कि ठीक है चलिए हम जाएंगे वैक्सीन लगा लेंगे और हम कोरोना से बच जाएंगे? पहले तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इस पैंडेमिक को खत्म करने के लिए एक वैक्सीन ही हमारे पास हथियार है और ये वैक्सीन ही इस पैंडेमिक को खत्म करेगा। जहां तक ये प्रश्न आपने पूछा है कि क्या ये वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा जो चल रहा है वो बिल्कुल सही है, तो जैसे ही ये WHO की, CDC की और बाकी कंट्रीज की गाइडलाइंस के हिसाब से जो फेजेस में रोल आउट किया गया है वो वल्नरेबिलिटी के हिसाब से किया गया, जिनकी जान बहुत ज्यादा खतरे में है सबसे पहले उन्हीं को लगाया जा रहा है। तो ये सेट प्रोटोकॉल्स हैं, सब जगह पे यही हुआ है, ये हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन ड्राइव बिल्कुल सही तरीके से फेज आउट, जो रोल आउट हमने किया है फेजेस में, बिल्कुल ठीक है। इसमें और अधिक गति लाने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय पर एकदम विस्फोटक जो स्थिति हुई है पिछले 4 हफ्तों में, जो लोगों ने ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड के समय पर जब इन्फेक्शन रेट लो था तो लोगों को ये लगने लग गया कि अब कोरोना चला गया, और वैक्सीन यूफोरिया जब शुरू हुआ। नहीं, लेकिन डॉक्टर धमीजा देखिए, इसमें आप बोल रहे तेजी लाने की बात है, जरूरत है, लेकिन अगर हम स्टडीज को देखें, आंकड़ों को देखें, तो अमेरिका के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है जहां पे सबसे ज्यादा एक दिन में वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन क्या अनुपात के हिसाब से इसमें और बढ़ावा किया जा सकता है? क्योंकि देखिए इसमें एक स्थिति यह भी है कि अगर हम तीसरे चौथे हफ्ते के जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू कर चुके हैं, तो अभी भी हम 6% भी वैक्सीनेशन नहीं कर पाए। शायद अभी का जो आंकड़ा है मेरे पास 5.1% ही लोग वैक्सीन लगा पाए पूरे देश में अब तक। देखिए, इसके बारे में मैंने बहुत लिखा है नेशनल न्यूज़पेपर्स में। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते 10 दिन में इसमें गति आई है, और कल तो 43 लाख के आसपास हमने इनॉकुलेशंस किए हैं। तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा जो आंकड़ा है, तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें लोगों का भी योगदान की आवश्यकता है। सरकार ने इतने सारे सेंटर्स खोले हैं, अगर लोग आएंगे नहीं, अगर वैक्सीनेशन हेजिटेंसी रहेगी, लोगों के मन में शंकाएं रहेंगी, तो फिर कैसे नंबर बढ़ेगा? तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सब लोगों की सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम एक जिम्मेवार नागरिक की तरह ये वैक्सीन हम अपने लिए तो लगवा ही रहे हैं, हमारी तो जान को बचाना ही है, लेकिन इस वैक्सीन से पैंडेमिक को भी खत्म करना है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी जान को बचाएं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप खुद आगे आए। सरकार ने उपलब्धता कराई है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लोग ही नहीं आ रहे थे पहले, और वो पिछले हफ्तों में आने शुरू हो गए हैं। जैसे ये 1 अप्रैल के बाद ये ड्राइव में गति आई है, जब वो ये भी बात है ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इतनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, तो जहां डर है
वहीं फौरन उसके क्योर के लिए लोग जाते हैं और फिर वैक्सीनेशन नजर आती है। यह भी एक बड़ी बात है, ये हम देख रहे हैं। जहां हमको लग रहा था कि बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं आ रहे हैं तो वैक्सीनेशन को लेकर के लोग सीरियस थे नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ डॉक्टर सीएम सिंह भी जुड़ चुके हैं, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं एम्स पटना से। डॉक्टर सीएम सिंह, आपका भी स्वागत है। मैं वैक्सीनेशन ड्राइव पर ही आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए, यह हकीकत है कि कई तरह के भ्रम तो हैं और कई तरह की स्थितियां जो हैं वैक्सीनेशन में एक तरह से बाधा बन रही हैं। हम 43 लाख पहुंच रहे हैं पर डे वैक्सीनेशन में, लेकिन अभी भी इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की जरूरत है। इसे कैसे बढ़ाया जाए? अगर डॉक्टर धमीजा ये कह रहे हैं कि इसको स्पीड अप करने की जरूरत है, तो स्पीड अप किया कैसे जाए? सबसे बड़ी बात यह कि भरोसा कैसे लोगों के अंदर पैदा किया जाए कि आइए वैक्सीन लगवाइए। डॉक्टर सिंह जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इसको स्पीड अप करने की जरूरत है। जी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है आवाज, आप अपनी बात रखें। जी, तो इसको स्पीड अप करने की जरूरत है वैक्सीनेशन को। और स्पीड अप करने के लिए जो मुझे लगता है, जो वैक्सीन हेजिटेंसी की बात थी, चूंकि कोरोना के केसेस बीच में कम होने लगे थे, तो लोगों को ये लगा कि शायद वैक्सीन की उतनी जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा है कि जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, एक तो लोगों में डिमांड बढ़ने लगी है। दूसरा चीज ये है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में पब्लिक हेल्थ सेक्टर तो काफी हद तक इन्वॉल्व है, हमें उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना होगा। बहुत सारी जगहों पे है भी, बट उसको हम स्केल अप कर सकते हैं कि वैक्सीन को प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल कराएं, जिससे कि लोगों को आसानी से अवेलेबल हो जाए। नहीं, लेकिन सर अवेलेबिलिटी की परेशानी है या फिर कहीं ना कहीं लोगों को लोग खुद नहीं आ रहे हैं, प्रोएक्टिव नहीं है वैक्सीनेशन को लेकर के, उनके मन में शंकाएं हैं, शायद ये एक बड़ी वजह नहीं है? हाँ, बिल्कुल, ये भी वजह है, ये भी एक बड़ी वजह है। और उस शंकाओं को दूर करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को अवगत कराया जाए। जो सोशल मीडिया पे तमाम दुष्प्रचार देख के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, बट अभी तक आप जानते हैं भारत में हमने इतने लोगों को दे दिया है और बहुत ही कम हमारे पास एडवर्स इवेंट आए हैं। और तो इस तरीके से लोगों में जैसे ही विश्वास बढ़ता जाएगा, लोग आते रहेंगे। अब हमें क्या करना है कि अब हमें उसको अवेलेबिलिटी पे बढ़ाने पे भी ध्यान देना है, अवेलेबिलिटी भी बढ़ाने के लिए ध्यान देना है। लेकिन डॉक्टर अंकिता, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं एक बार फिर से। देखिए, बात बहुत तरह की हो रही है वैक्सीनेशन को लेकर के, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए जा रहे हैं, नाइट लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, मास्क पहनना है, कार में अकेले हैं तब भी। लेकिन जो ये कोरोना विस्फोट है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है और आप इस वायरस को अच्छी तरह से समझ भी रही हैं, आप कह भी रही हैं कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत तेजी से म्यूटेट भी हो रहा है, लेकिन रुकेगा कैसे? अगर हम मोटे तौर पर पूछें कि कोरोना कैसे रुकेगा, कैसे थमेगा, उससे हम कैसे बचेंगे, तो कोई जवाब है इस वक्त हमारे पास ये कहने के लिए कि हम ये कर लें तो हम बच जाएंगे? जी बिल्कुल, दो चीजें हैं। एक तो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, अगर मैं बहुत सिर्फ बात करूं, वैक्सीनेट कराएं। और दूसरी चीज ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखना है आपको। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वैक्सीन जो है ऐसा नहीं है कि 100% आपको इस बीमारी से प्रोटेक्ट करेगी। माइल्ड डिजीज फिर भी कर सकती है और उसमें भी एक पर्टिकुलर एफिकेसी होता है जो 70 से 80% लोगों को देखा जाता है कि प्रोटेक्ट होता है। तो एप्रोप्रिएट बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मास्क पहनना है, वो आपको हर जगह पहनना है। जैसा अभी दिल्ली हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि अगर आप कार में अकेले भी ट्रैवल करें तो भी आपको पहनना है मास्क, क्योंकि यही चीजें हैं जो कि आपको इस महामारी से बचा सकती है, इसको फैलने से रोक सकती है। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग में आप रहें। बिल्कुल, ये चीजें हैं जो हमने सीखी है पिछले दौरान 1 साल में, वो अभी भी कंटिन्यू रखना है वैक्सीन के आने के बाद भी हम। नहीं, लेकिन एक बात और भी है, और डॉक्टर धमीजा मैं आपसे समझना चाहूंगा इसको, कि जब हम देखते हैं चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, इन राज्यों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी देखिए लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं, वहां पर तो संपूर्ण लॉकडाउन ही रायपुर में लगा दिया गया। लेकिन इसके इतर एक तस्वीर दूसरी भी तो है, दूसरे पहलू पर भी हमें देखना पड़ेगा, और वो पहलू ये है कि ऐसी जगहें जहां पर गैदरिंग ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो रही है बनिस्बत इन राज्यों के जहां पर बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं। मेरा इशारा है चुनावी राज्यों की तरफ का, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, असम हो।
बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, मास गैदरिंग हो रही है, और हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर हम उन राज्यों में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो वहां पर कोरोना विस्फोट नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? दो तरह की थ्योरीज आती हैं। एक तो यह कि शायद कोरोना यहां पर फैल ही नहीं रहा, या फिर नंबर्स को मैनेज किया जा रहा है। दोनों में आपको क्या लगता है, वजह क्या है? ये 4 हफ्ते जो अगले बड़े क्रूशियल है। जो आज का जो केस, जो एक्सपोजर है, चाहे वो रैली का है, चाहे वो किसी भी तरीके से भीड़ का है, वो 3 दिन बाद नए केसेज आएंगे और 1 हफ्ते बाद जो है हॉस्पिटलाइजेशन होंगे और 2 हफ्ते बाद जो है नहीं डॉक्टर तमीजा, मैं रोक रहा हूं यहां पर। देखिए सर, मैं मानता हूं आपकी बात, और यह बात बिल्कुल ठीक है कि अभी रैली हुई और अभी तो फौरन कोरोना पॉजिटिव लोग नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रैली अभी से नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं 20 दिनों से ज्यादा से रैली हो रही है, रैलियों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इतनी गैदरिंग के बाद क्या इररिस्पेक्टिवली उतने केसेस बढ़े, ये शायद देखना होगा हमें। ये आने वाला समय बताएगा हमें। ये ऐसा नहीं है कि वहां पे केसेज नहीं बढ़े हैं, केसेज बढ़े हैं, डेफिनेटली बढ़े हैं, उतने अनुपात में नहीं बढ़े हैं जितने भीड़ की वजह से होते हैं। इस वायरस को क्या चाहिए? इस वायरस को एक क्राउड चाहिए जहां ससेप्टेबल लोग हों, तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है ये वायरस, तो उसी जगह से ही बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि वहां नहीं बढ़ेंगे, वहां भी बढ़ेंगे केसेज। तो ऐसी जगह पे इसीलिए रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट किया गया है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे दूसरी जगह पे हो। तो पॉलिटिकल रैलीज हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, चाहे कोई भी ऐसा जो है समारोह हो जहां भीड़ इकट्ठी है, तो वहां से तो वायरस अपना जो रास्ता बनाएगा और फैलेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि केसेज नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि देखने को पिछले पहली वेव में मिला था कि बिहार में कम लोग आए, कम केसेज आए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां पे भीड़ आएगी वायरस अपने पांव फैलाएगा और नंबर ऑफ केसेज बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा, ये अगर हम बार बार देख रहे हैं कि नंबर बढ़ेंगे और नंबर बढ़ भी रहे हैं, अब तो 1,15,000 नंबर्स आने लगे हैं, लेकिन इन नंबर्स को अगर हम देखें तो अभी की स्थिति ये आने वाले 4 हफ्तों की जब बात करते हैं वी के पॉल, तो कितनी गंभीर आने वाले वक्त में स्थितियां, ये ज्यादा डराने वाली बात हो जाती है ना। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि अप्रैल, मई, जून केसेस बढ़ रहे थे, लोग बार बार कह रहे थे कि हां जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो मामले ज्यादा बढ़ेंगे, और इस बार भी यही हो रहा है। तो इसका मौसम से कितना कनेक्शन है और आने वाले 4 हफ्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने क्रूशियल हैं? देखिए खालिद भाई, ये पिछले वर्ष भी यही लोगों ने कहा था कि गर्मी से केस कम होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इस बार भी लोग कह रहे हैं गर्मी से केस कम होंगे, बट ऐसा होगा नहीं। ये विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि ये बाहर के टेम्परेचर से इस वायरस का कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरे और आपके बीच में संपर्क से होता है, ड्रॉपलेट के जरिए होता है। तो इसलिए ये जो मानना कि गर्मी आने से कम हो जाएंगे, और नंबर देखिए आज यही अगर गति चलती रही तो नंबर कुछ भी हो सकता है अप्रैल के अंत तक और मई के अंत तक। और जहां तक आप कहिए अर्बन एरियाज में जरूर शहरों में ज्यादा बढ़ रहा है, वहाँ टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है। बंगाल के इलेक्शन की आपने बात की, हमने बिहार का पूरा इलेक्शन देख लिया और कोविड पीक पे था उस समय। आज की अगर परिवेश में आप कंपेयर करिए, उसको तुलना करिए, तो जो आज कोविड का तांडव पूरे देश में हो रहा है वो उस समय भी हो रहा था। लेकिन क्या कारण था कि बिहार में कोविड का कुछ असर दिखा नहीं, इलेक्शन भी हो गए, सब हो गया, सरकार वरकार सब बन गई। आप बताइए ना सर, आपको क्या लगता है क्या कारण था? हाँ, अब देखना ये होगा कि बंगाल में भी ये रूरल पॉपुलेशन और ज्यादातर जो रैलीज में आ रहे हैं वो यंग है, और जरूर होगा उनमें, लेकिन वो होके निकल जाएगा, जैसा निकल रहा है बहुत सारों में, शहरों में भी निकल रहा है। ये फैल क्यों रहा है? सुपर स्प्रेडर से फैल रहा है ये। तभी हम लोग कह रहे हैं कि अब आप वैक्सीनेशन 45 वर्ष से नीचे शुरू करिए, जल्दी से जल्दी। 18 वर्ष से ऊपर या 16 वर्ष से ऊपर और सबको अलाउ कर दीजिए। इसमें अमेरिका ने कर दिया है, बाकी देश भी कर रहे हैं, चीन ने भी कर दिया है। नहीं, लेकिन सर देखिए, ये एक अहम बात तो आप कह रहे हैं कि ये ब्रैकेट अब जो है ये ब्रैकेट नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वही बात है हम जो अभी जिक्र कर रहे थे कि लोग आए तो अभी तो 45 साल से ऊपर के लोग जो हैं जिन्हें ज्यादा खतरा था, जाहिर सी बात है किसी ना किसी डिजीज से वो उनमें मुब्तला हैं, उसके बावजूद भी अगर बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं तो ये एक कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है, उनके अंदर भरोसा बढ़ाना होगा। लेकिन डॉक्टर सिंह, क्या आप भी इससे सहमत हैं?
जी बिल्कुल, अगर आप देखें ना इधर रिसेंट हाल में जब से कोरोना बढ़ा है तब से लोगों का आना बहुत तेजी से शुरू हुआ है और ये मुझे भी लगता है कि अब इसको 45 साल के नीचे मतलब 18 साल के ऊपर सबको देना शुरू करना चाहिए और जितना जल्दी से जल्दी लोग इम्यूनाइज होंगे उतना जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी पे काबू पा पाएंगे। लेकिन डॉक्टर सिंह, आने वाले 4 हफ्ते किस हिसाब से क्रूशियल हो सकते हैं और क्या वाकई इसका किसी मौसम से ताल्लुक है? आप इस पर क्या कहते हैं? आने वाले 4 हफ्ते बहुत ही क्रूशियल होने जा रहे हैं क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो इंडिया में 1 लाख के करीब केसेस रोज हो रहे हैं उसमें ज्यादातर केसेस कुछ स्टेट से ही हैं और अभी आने वाले दिनों में ये और स्टेट्स से भी केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं जो नंबर काफी ऊपर जा सकता है, इसलिए अगले 4 हफ्ते काफी क्रूशियल हैं और उसमें हमें कैसे जो शुरू से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं उसको हम कैसे अच्छे से अप्लाई करें और जिससे कि हम इस पे कुछ जो बढ़त है उस पे कुछ कंट्रोल रख पाएंगे। और सेकेंड चीज वैक्सीन जो अब हमारे पास है उसको 18 साल के ऊपर के लिए सभी को ओपन कर देना चाहिए जिससे इससे लोग जल्दी से जल्दी आके इम्यूनाइज हो सकें। ठीक है, और देखिए दिल्ली में तो कम से कम ये कदम उठाया गया कि अब 24 घंटे कोई भी आकर के वैक्सीन लगा सकता है, ठीक है, उस एज लिमिट के हिसाब से। लेकिन डॉक्टर अंकिता, ये एक बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो ठीक है, अभी 5100 के मामले तो अकेले दिल्ली में सामने आ गए, पंजाब में भी मामले बढ़ रहे हैं, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है हिंदुस्तान में जहां पर मामले कभी एक संतोषजनक स्थिति में पहुंचे ही नहीं जब से कोरोना हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है। क्या वजह है? क्या कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है महाराष्ट्र की? क्या कोई मौसम के हिसाब से वहां के पर्यावरण की कुछ स्थिति ऐसी है कि वहां पर संक्रमण लगातार बना भी हुआ है, कम नहीं हो रहा है और वहां पर डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है बाकी राज्यों के मुताबिक? देखिए, जो जैसे कोविड का जो वायरस है, अगर हम महाराष्ट्र को देखते हैं तो वहाँ इंटरनेशनल ट्रेड काफी ज्यादा होता है, तो लोगों का इंटरनेशनल ट्रैवल, तो उसमें जो कोई भी वायरस है जब उसको ससेप्टेबल होस्ट पॉपुलेशन चाहिए होता है जिनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। तो अगर किसी एक स्ट्रेन से किसी पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज है तो महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि मल्टीपल स्ट्रेन सर्कुलेट कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम ये हमेशा रहा है कि वो कभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी जो सेकेंड वेव है उसके लिए भी हम यही समझ पा रहे हैं कि जो पहले इनिशियली काफी लोग इन्फेक्ट हुए एक पर्टिकुलर स्ट्रेन से, उसके बाद उसमें एंटीबॉडीज बनी। अब ये स्ट्रेन वेरिएशन के कारण जिसमें हम देख रहे हैं कि जो यंग लोग हैं, 45 साल से यंग लोग भी हैं, उनमें भी अगर हम सीटी स्कैन करा रहे हैं कि खांसी ज्यादा हो रही है तो निमोनिया का स्तर या एडमिशन का, हॉस्पिटलाइजेशन का स्तर पहले के मुताबिक बढ़ा है। तो ये इन्फेक्शियस तो है ही, बट कुछ कारणों से इसका ऐसा भी है कि इसका जो सिवियरिटी है डिजीज का यंग लोगों में भी देखने को मिल रहा है। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि महाराष्ट्र बाकी राज्यों से किस मामले में अलग है कि वहां पर कोरोना कम ही नहीं हो रहा है? वहां पर भी तो सारे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। देखिए, शुरू में भी प्रिकॉशन लिए गए, सबसे लंबे वक्त तक वहां पर सख्ती बरती गई, बहुत देर में ढिलाई हुई और अब सबसे पहले जब दोबारा की एक दूसरी लहर आई तो सबसे पहले वहां पर सख्ती बरती जा रही है। नाइट लॉकडाउन अभी भी है, वीकेंड लॉकडाउन है ये नाइट कर्फ्यू के साथ साथ, लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहे मामले। नहीं, वही मैं बता रही हूँ, मल्टीपल स्ट्रेन है वहाँ सर्कुलेशन में, इतना इंटरनेशनल ट्रैवल था वहां से, सिर्फ एक वजह इंटरनेशनल ट्रेड भी वहां से रहता है काफी, तो मल्टीपल स्ट्रेन है वहाँ पर सर्कुलेशन में, इसलिए कभी भी ऐसा ससेप्टेबल पॉपुलेशन का जो है जो इन्वॉल्वमेंट है वो हम कभी भी इस लेवल तक नहीं गया वहां पर हर्ड इम्यूनिटी का लेवल कि वहां पर जो उसका कंट्रोल देखा जा सके किसी भी स्तर पर। ओके, लेकिन डॉक्टर सिंह, इन सब के बीच में एक बहुत जरूरी चीज ये है कि जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं ना तो कई तरह की बातें भी आती हैं। कहते हैं काढ़ा पी लिया हमने, फिर हमने कई तरह की सब्जियां खा ली, इम्यून सिस्टम को बढ़ा लिया, और ये हो भी रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर भी वायरस से लड़ने की क्षमता भी तो डेवलप हो ही रही है और कहीं ना कहीं उसी ने सबसे ज्यादा अभी तक हमें बचा रखा है। क्या इसके भरोसे बहुत ज्यादा रहा जा सकता है? घरेलू नुस्खे, हम मसालों का इस्तेमाल बहुत करते हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये बातें हम आमतौर पर करते हैं जब हम कोरोना का जिक्र करते हैं। तो
देखिए, कोरोना एक वायरल बीमारी है और हम ये बहुत इस्टेब्लिश फैक्ट है कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम किसी भी बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। कोरोना भी कोई अपवाद नहीं है। तो इम्यूनिटी अच्छी हो, इसके लिए सारे प्रयास किए जाने चाहिए। बट आपने जो बताया कि हम एक्सेसिव, बहुत सारे कुछ लोग एक्सेसिव कुछ चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, मसाले का, काढ़े का या बहुत गर्म पानी का, वो सारी चीज़ें बार बार एक्सपर्ट्स के द्वारा मना की जा रही है। अधिकता किसी भी चीज़ की नुकसानदायक हो सकती है। मॉडरेशन में हम कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो ये सारी चीजें खुद का डॉक्टर ना बने। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आप अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। जी 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 जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं उस पर कहना चाह, जो बिहार इलेक्शन की बात आप कर रहे थे, तो बिहार इलेक्शन के समय वाकई हम उस समय था जब बहुत सारे केसेस हो रहे थे कोरोना के, और बाकी हमने जो टेस्टिंग में केसेस उस समय बढ़े हुए मिल भी रहे थे। लेकिन तमाम जैसा कि बताया कि रैलियों में ज्यादातर यंग पॉपुलेशन जाती है जिनको इन्फेक्शन हुए होंगे और एसिम्प्टोमेटिक रहे या माइल्ड सिम्टम हुआ और वो लोग ठीक हो गए। क्योंकि जो बीच बीच में डिफरेंट सीरोलॉजिकल स्टडी कुछ एज ए रिसर्च फॉर्म में हुई हैं, उसमें एविडेंसेस एटलीस्ट पटना और बिहार से ये मिला है कि उस समय काफी लोगों को सीरो पॉजिटिविटी थी। मतलब एक स्टडी में नियर अबाउट 60% लोग सीरो पॉजिटिव मिले थे। बाकी एक स्टडी थी जिसमें 35 to 40% लोग सीरो पॉजिटिव थे। तो पॉजिटिविटी उस समय भी हुई है। अभी जो हर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम सो-कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी बोले, कि जो पॉपुलेशन थी स्टेबलाइज थी, जैसे ही वहां पे इन माइग्रेशन हुआ, हर्ड का स्ट्रक्चर चेंज हुआ और सडनली, चूंकि वेरिएंट भी अलग थे, तो सडनली केसेस बढ़ना शुरू हुए। तो इसी तरह का कुछ एक्सप्लेनेशन महाराष्ट्र के लिए भी दिया जा सकता है, क्योंकि इन माइग्रेशन की वजह से हर्ड का स्ट्रक्चर चेंज हुआ और एकदम से फिर जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन थे वो एक्सपोज हुए। तो डॉक्टर अंकिता, क्या सहमत है आप इससे? क्या ये एक वजह बहुत बड़ी हो सकती है? बिल्कुल, जो माइग्रेशन, जैसा मैंने बताया, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रैवल, इनफैक्ट जो डॉक्टर सिंह बता रहे हैं कि जो इन माइग्रेशन हुआ, तो इससे ससेप्टेबल जो होस्ट होता है, जिसके अंदर उस वायरस के पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी सर्कुलेशन में, वो उससे इन्फेक्ट हो सकता है और दूसरों को स्प्रेड भी कर सकता है। और जहां तक ह्यूमिडिटी और एनवायरमेंटल कंडीशन की बात है महाराष्ट्र की, तो नॉर्मली कोरोना वायरसेस में ऐसा देखा जाता था कि विंटर्स में वो सक्रिय रहते थे और जब टेम्परेचर बढ़ता था या ह्यूमिडिटी लो रहती थी तो इसका स्प्रेड इतना इजी नहीं होता था, स्पेशली फोमाइट बॉर्न। बट इस वायरस में कुछ खास बात है कोविड-2 में, जिसमें ये देखा जा रहा है कि गर्मियां बढ़ने पर भी इसका स्प्रेड जो है वो एज इट इज रहता है, क्योंकि एनीवेज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन किसी के खांसने या छींकने से इंसान से इंसान में फिर भी फैल सकता है, चाहे सतह पे। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, तमाम लोग जो है, हम कॉज की बात तो बहुत कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कॉजेस की, कई तरह के उसके म्यूटेशंस की, उसके स्वरूप की। लेकिन अगर हम इसके क्योर की बात करें, इससे बचने की बात करें, तो डॉक्टर धमीजा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बात तो है कि वैक्सीनेशन की आपने बात की कि वैक्सीन है, एकमात्र हमारे पास कम से कम विकल्प यही है कि वैक्सीन लगवाइए और इससे बचिए। लेकिन केसेस तो देखिए ये भी हैं कि लोगों ने वैक्सीन की डोज ली, उसके बाद भी वो संक्रमित हो गए, और एक दो नहीं, बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के साथ साथ क्या ऐसे विकल्प हैं हमारे पास जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं? सरकारें जो स्टेप उठा रही हैं, लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन, उसके अलावा पर्सनल लेवल पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वैक्सीन के साथ साथ, देखिए, वैक्सीन की फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, अब सेकेंड डोज जो कोविशील्ड की है 6 to 8 वीक्स है और कोवैक्सीन की 4 वीक्स के बाद है, उसके भी 2 हफ्ते बाद जो है आपकी एंटीबॉडी सफिशिएंट क्वांटिटी में न्यूट्रलाइजिंग बनती है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस वक्त के दौरान आपको, और उसके बाद भी, बियॉन्ड दैट भी, जब तक आप ये कोविड प्रोटोकॉल जो है, सेफ्टी प्रोटोकॉल या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम बोल रहे हैं, अगर आप उसका थोड़ी सी भी लापरवाही रखेंगे तो यू आर एक्सपोज। अगेन आप जो है, अगर बाहर निकलेंगे, भीड़ में जाएंगे, बिना एसेंशियल ट्रैवल के भी बाहर निकलेंगे, तो आप उतने ही ससेप्टेबल हैं जब तक कि आप पूरी प्रिकॉशंस ना लें और वैक्सीनेशन का भी असर पूरा नहीं आए। तो इंडिविजुअली हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन एडिशन टू वैक्सीनेशन हम उसी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, मास्किंग, सैनिटाइजिंग और डिस्टेंसिंग को जारी रखें। चाहे, मुझे तो ये लगता है कि इस वर्ष के अंत तक हमें ये जारी रखना पड़ेगा ताकि इस पैंडेमिक को जो कंटेन किया जा सके या मिटिगेट किया जा सके। जहां तक आपने महाराष्ट्र की बात की, एक मैं लाइन आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी पैंडेमिक्स हुए हैं आज तक, सब पैंडेमिक्स की एक ट्रैजेक्टरी रही है। आपने देखा होगा, हम यूरोप, यूएसए से
2 महीने पीछे चलते हैं। यूरोप में पहली वेव भी हमसे पहले आई, ठीक बात, अमेरिका ठीक में भी बात। पहले आई, हम 2 महीने बाद में आए। सेकेंड वेव में भी यही हुआ है कि हमसे 2 महीने पीछे हैं। ऐसे ही कंट्री के अंदर भी जब सबसे पहले कोरोना आया केरला में, उसके बाद मैसिव एक्सप्लोजन जो महाराष्ट्र से हुआ, बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलर बहुत ज्यादा आते हैं और मूवमेंट बहुत ज्यादा रहती है, हमें ये भी तो वहां से समझना, उनके ठीक है, अंदर आप भी बिल्कुल urban सही बात slums में करें। हुआ। चाहे ठीक है, वो मैं आ रहा हूं दिल्ली सर है, जमीजा चाहे सर, वो दिल्ली है, और फिर बाद में दूसरे शहरों में गया। तो ये चीजें जो है, ये नेचुरल सी ट्रेजेक्टरी है, पैंडेमिक बिहेव ही ऐसे करते हैं। और आप देखिएगा महाराष्ट्र के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही आएगा, और हो भी रहा है, हो रहा है बिल्कुल। और हमारे सामने एग्जांपल्स भी हैं। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, देखिए डॉक्टर मिश्रा, बात जब हम एप्रोप्रिएट बिहेवियर की कर रहे हैं, कोरोना के साथ साथ कैसे हमें जीना है, लाइफस्टाइल में हमें मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग लानी है, लेकिन ये क्या प्रैक्टिकल हो पा रहा है हमारे देश में? हम जानते हैं कि हमारी आबादी कितनी ज्यादा बड़ी है, कितनी घनी आबादी है, और छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, चाहे वो कोई ठेला लगाता हो, कोई शिकंजी बेचता हो, जो डेली वेजर्स हैं, उनकी तो कमाई उसी पर डिपेंड करती है कि अगर उनके पास लोग आ रहे हैं और दिन भर में उनका जो ठेला लगा हुआ है उस पर जितने ज्यादा लोग आए उनके लिए उतना ज्यादा बेहतर है। अब अगर हम उनको देखें तो वो तो नहीं चाहते हैं कि भीड़ कम हो जाए मार्केट में। नहीं, वो तो मैं तो कह ही नहीं रहा। देखिए, भारत में और वो भी शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग एक असंभव प्रक्रिया है जो हम कह रहे हैं या हम चाहते हैं। अगर आप लॉकडाउन न लगाएं तो लोग क्या कर सकते हैं? लोग ये कर सकते हैं, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो। और ये मैं बता रहा हूँ, पिछले वर्ष को जब लॉकडाउन थे और जब सख्ती थी तब भी लोग नहीं लगा रहे थे। हमको डर लगता था फल वाले के यहाँ फल खरीदने जाने के लिए और सब्जी वाले के यहाँ सब्जी खरीदने के लिए, क्योंकि वो मास्क नीचे ही किए रहता था हमेशा। तो ये समस्या बहुत गंभीर है और इसी का खामियाजा हमको भुगतना भी नहीं। अगर हम उन्हें अगर हम उन्हें करेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं तो वो करेक्ट नहीं होना चाहते, वो मना करते हैं कि नहीं नहीं भैया हम नहीं लगाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे। ये एक बड़ी बात है और प्रैक्टिकलिटी हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वे में ये देखते हैं। सर, मावी के साथ आपको रोक रहा हूं, समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, आप हमारे साथ जुड़े। आप सभी, डॉक्टर एमसी मिश्रा, डॉक्टर सुरेश कुमार भी हमारे साथ थे, डॉक्टर अंकिता वैद, डॉक्टर सीएम सिंह और आर के धमीजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन देखिए, सबसे जरूरी जो बात ये इस पूरे चर्चा में निकल करके सामने आई है कि आपको एप्रोप्रिएट बिहेव करना पड़ेगा कोरोना को लेकर के, यानी कि मास्क आप अपने चेहरे से बिल्कुल हटाइए नहीं। सबसे बड़ा हथियार आपके अपने पर्सनल लेवल पर यही है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा भीड़ से आप बचे, सोशल डिस्टेंसिंग से बचे, और सैनिटाइजेशन जो है वो भी आपको काफी ज्यादा क्योर कर सकता है, क्योंकि ये जो आपकी सेहत है, आपकी फैमिली की सेहत है, और अपने आप को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आज राष्ट्र की बात में इतना ही। नमस्कार। राष्ट्र की बात।